नमस्कार, मेरा नाम है आसुमंद कैफ। आप द पॉइंट आउट देख रहे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव इस समय पूरी सरगर्मी के साथ चल रहा है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ सालों में और इस बार के चुनाव में थोड़ा-सा अंतर दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर दिल्ली में उभर कर सामने आई थी और एक तरफ़ा सोपड़ा सा साफ करने लगी थी, इस बार थोड़ा-सा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर कर रही है। दिल्ली को समझने के लिए, दिल्ली के चुनाव को समझने के लिए, दिल्ली में पिछले 30 सालों से भी अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और देश के बड़े पत्रकारों में शुमार यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है, क्या कोई बदलाव हो सकता है और जो इंडिया गठबंधन को लेकर के चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ समय से, उसका कितना असर दिखाई देगा या कांग्रेस कितना बेहतर करेगी। यूसुफ अंसारी साहब की अपनी एक आइडेंटिटी है और बहुत बड़ी आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि उन्होंने सालों साल 25 साल से भी अधिक समय तक एक बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को कवर भी किया है। इसलिए उनको समझना, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को समझना, केजरीवाल को समझना और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को समझने के लिए वो बेहद उपयुक्त व्यक्ति हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस बार दिल्ली में सर्दी कम हुई है। हाँ, कंपैरेटिवली इस बार सर्दियों का ये रहा कि देर से आई और जल्दी चली गई। उतनी कड़ाके की सर्दी भी नहीं हुई जितनी कड़ाके की सर्दी के लिए दिल्ली को जाना जाता है, दिल्ली मशहूर है। तो इस बार सर्दी तो कम है और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि भाई 5 साल बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसकी सरगर्मियाँ थी, तो इसका भी सर्दी पर असर हो सकता है। चुनावी राजनीतिक गहमा गहमी की वजह से भी सर्दी कम रही। चुनाव की गर्मी है। चुनाव की गर्मी है, बिल्कुल। चलिए ठीक है। कम से कम दिल्ली में कोई यूपी जैसे सीएम नहीं है जो अक्सर ये कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल देता हूँ। हाँ, ये बात तो सही है। जो सीएम अभी हैं, हाँ, टेम्परेरी सीएम है। जब वो बनाई गई थी तो यही कहकर बनाई गई थी कि टेम्परेरीली हम इनको बना रहे हैं। वो खुद भी कहती था मैं तो टेम्परेरी हूँ। और अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि भाई दिल्ली की जनता मुझे दोबारा जिताकर भेजेगी, मैंडेट देगी तो मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। तो जो अभी मौजूदा सीएम है, जब तक भी वो हैं सीएम, तो वो सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, काम भी काफ़ी उन्होंने किया है और कोई ऐसा बयान वो नहीं देती हैं जिससे कोई किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो या कोई हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती हैं। कोई फ़ायदा है? मतलब उनको देखिए, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और बाद में आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो नहीं बनाएंगे, तो जो फ़ायदा होता दिखता था कि वो पंजाबी कम्युनिटी से हैं, खूब पढ़ी लिखी हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं, विनम्र हैं, तो जो फ़ायदा होना दिखता था, कहीं जो उनके प्रशंसक हैं वो रूठ तो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जो समझने की ज़रूरत है, जब वो जेल से आए छूट करके लोकसभा चुनाव के बाद और जमानत पर जब वो बाहर आए, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा राजनीतिक नुकसान होगा। और आम आदमी पार्टी का इंटरनल सिस्टम ऐसा है कि वो फीडबैक लेते रहते हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, वर्कर्स और जो आम जनता है वहाँ से भी क्या फीडबैक आ रहा है उसके पे। तो उन्हें ये लगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना रहूँगा तो मेरे खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो हावी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला किया कि भाई मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे थे, भाई उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया, सब कुछ। कभी ठीक है, आप कहीं साइन नहीं करते हैं, कोई मंत्रालय आपके पास नहीं है, लेकिन मेन तो आप ही हैं, आपके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने पहली फुर्सत में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपने खिलाफ जो खबर थी उसको डिफ्यूज़ कर दिया। आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, पहले से एक एक्सपेक्टेड नाम था, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे उसके बाद आतिशी ने उनका मंत्रालय संभाला, उनके साथ साथ कई और अहम मंत्रालय संभाले। तो उस वक्त उनकी इमेज को इस तरह गढ़ा गया कि अगर दिल्ली में कभी अरविंद केजरीवाल सत्ता छोड़ेंगे तो उनकी जगह आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगी। ये पहले से हम लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजनीति को हम थोड़ा करीब से देखते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या हो सकता है। पहले से मुझे था तो कि आतिशी को उसी तरह से ग्रूम किया गया, उसको इस्तेमाल किया गया, वो हुआ। तो जो अरविंद केजरीवाल पर, अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते तो बीजेपी का सारा फोकस उन पर ही होता, कैंपेन सब उनके खिलाफ होते, तो वो बड़ी चालाकी से उन्होंने उस कैंपेन का रुख मोड़ दिया। उसके बाद से तो ये कहना चाहिए कि साहब मुख्यमंत्री बदलने का जो फ़ायदा बीजेपी भी लेती रही कई में चुनाव में, आपने देखा होगा कि वो कई बार उससे फ़ायदा होता है। जैसे हरियाणा में हुआ फ़ायदा, कुछ दिन पहले उन्होंने बदला, गुजरात में उन्हें फ़ायदा हुआ था, पूरी कैबिनेट उन्होंने बदल दी थी विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में। तो वो फ़ायदा अगर बीजेपी को फ़ायदा होता है मुख्यमंत्री बदलने से,
तो अरविंद केजरीवाल को होगा, क्योंकि ये तो फार्मूला है और फार्मूले यूनिवर्सल होते हैं। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में, पॉलिटिकोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है। और साइंस जो होती है उसमें फार्मूले होते हैं और फार्मूले यूनिवर्सल होते हैं। तो अगर एक फार्मूले से किसी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है तो उसी फार्मूले से दूसरी पार्टी अगर वो फार्मूला अप्लाई करेगी तो उसको भी फ़ायदा होगा। हाँ, ये अच्छी बात आपने की। और इसी फॉर्मूले के अगर गेम प्लान पर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है और जो इस स्टाइल को अपनाता है प्रचार तंत्र में, उसको बहुत तगड़े से काउंटर किया है। इसको आप ठीक समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच में एक प्रचार का स्तर, बातचीत का स्तर, बयानों का स्तर, सोशल मीडिया पे वो जो डाल रहे हैं, जो नई क्लिपिंग्स लेकर आते हैं, तो ये टारगेटिंग जो है ये ठीक है? देखिए, सोशल मीडिया पे चलने वाले कैंपेन को या नॉर्मल जो कैंपेन चलते हैं फिजिकल, जो परंपरागत तरीके हैं, उसमें कौन सी पार्टी क्या मुद्दा उठा रही है उसको सही और गलत की परिभाषा से देखना मुनासिब नहीं है। क्योंकि राजनीति तो 24 घंटे राजनीति होती है और ये हर पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मुद्दे को उठाए। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई आप कोई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बात दूसरे के बारे में ना कहें, उसे एतराज़ करें, उससे अपने आप को एहतियात बरतें कि कोई ऐसी बात ना है जिससे उसकी डिग्निटी पर फर्क पड़े। आखिरकार दुश्मन तो नहीं है पॉलिटिक्स में, जो लोग हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, एक दूसरे के अपोनेंट हैं, कंपटीटर हैं, एनिमी नहीं है। तो अगर कोई बात, कोई भी पार्टी दूसरे को डेरोगेट करने के लिए कोई बात कहती है तो उससे बचा जाना चाहिए। वो जैसे योगी आदित्यनाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको जोकर कहा, उनका वीडियो, उनका एक फ़ोटो ख़राब तरीके से बनाकर पोस्ट किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा ही किया। हाँ, देखिए, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत स्तर पे जाके इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। क्योंकि आमना सामना जब होता है तो किसने किसको कब क्या कहा, ये बड़ा मैटर करता है। अब बीजेपी के लोग ही, अपोजिशन पार्टी, आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से उसके जवाब में कांग्रेस के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। तो राजनीति में ओवरऑल स्तर की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि वो स्तर काफ़ी गिरा है, जिसमें लगातार गिरावट आ रही है। और गिरावट इसलिए आ रही है, पहले हम देखते थे कि टॉप लेवल्स पे जो हैं वो नेता डेरोगेटरी बयान नहीं देते थे, तो नीचे के लोग बयान देते थे, उनको डांट फटकार के चुप कर दिया जाता था, किसी को पार्टी से निकाल दिया, साइड लाइन कर दिया, कोई एक्शन ले लिया। अब जब टॉप के लोग ही बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हैं तो कहाँ कुछ लगेगा, उससे और बढ़ावा मिलता है। काफ़ी खराब चीज़ें हुई है, तो वो नहीं, किसी को कहा गया अपना बाप बदल लिया है। हाँ, वो सब चीज़ें नहीं। गांधी के गाल जैसी सड़कें बना दूंगा, ये तो बहुत इस तरह की जो बातें हैं राजनीति में, मुझे लगता है कि इसका एक असर पड़ता है और आम आदमी इसे अच्छा नहीं समझता है। वो बहुत सारे बयान हैं कि एक बयान को याद करके हम उस दलदल में नहीं जाना चाहिए। वो हम तो पिछले 25-30 साल से दिल्ली में देख रहे हैं कि किस तरह की बयानबाजियाँ होती हैं। हेमा मालिनी के गाल तो मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए एक पैरामीटर हो गए हैं। अभी लालू यादव भी उनके बारे में बोला था कि उनके गाल की तरह हम सड़क बना देंगे, ओमपुरी के। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि बहुत घटिया बातें हैं, ये इससे बचा जाना चाहिए। अच्छा, एक पिछले कुछ समय से हमने देखा, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव से, कि राहुल गांधी जो हैं वो LOP हैं और देश के बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, सेकंड अप टू लीडर हैं इंडिया के। और वो इस चुनाव में जो उनकी बयानबाजी है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, उस पर भी बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं, तो जो उनके लेवल की नहीं है। नहीं, बात आपने बहुत सही कही है कि देखिए, दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वैसे ही कई तरह के कंट्राडिक्शन है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन नहीं हुआ। ये बात लोकसभा के चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दी गई थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही हरियाणा यूनिट के लोग उसके खिलाफ थे। कई दौर की बातचीत भी चली और राहुल गांधी बिल्कुल दिल से ये बात चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके हमें चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने काफ़ी जोर दिया था इस बात पे। उसके चक्कर में कांग्रेस की लिस्ट कई बार लटकी, काफ़ी दिन तक लटकी भी रही।
लेकिन वो गठबंधन अल्टीमेटली हो नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस में कि भाई आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा मुंह खोल दिया था सीटों के लिए। पहले वो 12 सीटें मांग रहे थे और जब कांग्रेस पार्टी 12 सीटें देने को तैयार हुई तो वो 22 सीटें मांगने लगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि भाई हमारी सीट 10-12 सीटों की हमारी डिमांड थी, लेकिन अगर 5, 6, 7 सीटें भी हमें मिलती तो गठबंधन हो सकता था। बहरहाल पर्दे के पीछे कौन किससे क्या बात कर रहा था ये बात कभी सामने नहीं आती है। सोर्सेज के ज़रिए बात सामने आती है और उन सोर्सेज पे कितना भरोसा किया जाए ये बड़ा मुश्किल है। इस बात को चूँकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को आपसे बेहतर कोई जर्नलिस्ट नहीं समझता है, तो क्या इस बात की संभावना है कि हरियाणा की जो स्थानीय नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी का, वो राहुल गांधी के कहने के बाद भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, गठबंधन को इग्नोर किया? वो कॉन्फिडेंट थे कि वो बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग के ही सरकार बना लेंगे हरियाणा में? नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो राहुल को मानते हैं, राहुल की नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राहुल को नेता मानते हैं, राहुल की सलाह, राहुल की नसीहत, राहुल की स्ट्रेटेजी कैसे होती उसको नहीं मानते। अगर उसको मानते तो आज कांग्रेस की जिस गति से गुजर रही है शायद उस गति से नहीं गुजरती। हरियाणा चुनाव के बारे में मैं अकेला जर्नलिस्ट है जिन्होंने कांग्रेस के मीडिया सेंटर में पत्रकारों के सामने कहा था ना, कांग्रेस वो चुनाव हारने जा रही है। रिजल्ट आने से एक हफ्ता पहले सब लोग कांग्रेस को जिता रहे थे 55 सीटें देकर के, कि मैंने कहा था कि कांग्रेस चुनाव बुरी तरह हार रही है। उसकी वजह ये थी, अमेरिकन फिलोसफर है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर कोई काम आप ठीक उसी तरह करते हो जैसा कि आपसे पहले लोगों ने किया है तो यकीन जानिए आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आपसे पहले लोगों को मिले हैं। तो मैं जो देख पा रहा था वो हरियाणा चुनाव कांग्रेस ठीक उसी तरह लड़ रही थी जैसे उसने राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा, जैसे उसने मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा, जैसे उसने छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव लड़ा, वो हरियाणा का लड़ा। वहाँ पर भी भूपेश बघेल किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, राजस्थान में गहलोत किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सब कुछ अपने हाथ में रखा था। तो प्रचारों से गायब हो गए थे, राहुल गांधी का फोटो बिल्कुल सरकारें वहाँ जो अखबारों में वहाँ और यहाँ पर हुड्डा किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। तो अगर आपने राहुल गांधी को अपना नेता माना है तो नेता तभी होता है कि जब आप उसकी हर बात पे लब्बैक कहें। आप ये कह रहे हैं कि जनता ने तो उनको नेता मान लिया, उनको इतना वोट दे दिया, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने जो खुद को सीनियर समझते हैं, सीनियर नेता हैं जो राजीव गांधी जी के दौर के उससे पहले के हैं, वो उनको नेता नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते नेता। पंजाब में इसी तरह कांग्रेस बर्बाद हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में तो बताया जाता है कि साहब कई बार उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को रैली बुलाने तक से मना कर दिया, उनके नाम पे वोट नहीं मिलेगा हमको। और फिर कांग्रेस पे जितने छत्र नेता की बात है यार, अशोक गहलोत था, अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो वो राजस्थान कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बना लेंगे। मध्य प्रदेश में आपने देखा है कमलनाथ किस तरह से बीजेपी के दरवाजे से लौटाए गए या पता नहीं खुद जा करके लौटे, वो क्या कमी रह गई थी। सचिन पायलट बीजेपी में जाने ही वाले थे, तो ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वो जो कांग्रेस में उस तरह के जो नेता हैं जिन्हें सिर्फ अपनी या अपने परिवार की या मेरे बाद मेरा कौन उसका सेटलमेंट में लगे रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी जो वफादारी है वो संदिग्ध है, वो संदिग्ध है। इसी वजह से कांग्रेस जो है एक जो इतने सारे नेता होने के बावजूद जो कांग्रेस के नेताओं में एक कोहेसिवनेस होनी चाहिए ना, कि सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मकसद के साथ काम कर रहे हैं कि हमें पार्टी को सत्ता में वापसी करानी है, वो मकसद गायब है। दिल्ली में कलेक्टिव प्रयास नहीं है। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि जो आपसी सिरपुटबल कांग्रेस की है वो अपनी जगह पर है, और जो जिस तरह से चुनाव कांग्रेस लड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। राहुल गांधी एक बार रैली में आते हैं, उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना करते हैं, साधते हैं, और उसके बाद वो दो तीन रैली में नहीं आते हैं, तबीयत खराब का बहाना है, जो भी बात है वो नहीं आते हैं। तो उससे पब्लिक और कांग्रेस का खुद कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी आखिरकार है क्या। जिस तरह से राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन में बाद में अरविंद केजरीवाल के लिए कोई जगह राहुल गांधी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अगर आज अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी कहते हैं कि साहब मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, कल जब इंडिया गठबंधन की राजनीति होगी, लोकसभा का चुनाव होगा और अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी दिल्ली लोकसभा में,
तो तब वो किस मुंह से अरविंद केजरीवाल को मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक करने से राहुल गांधी को बचना चाहिए। उनके सलाहकार कौन है, कौन उनको सलाह देते हैं, किन की सलाह वो मानते हैं, उन्हें अगर इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि वो राजनीति को नहीं समझते। इन परिस्थितियों में आप कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? 4% वोट उनको मिला था, उससे बढ़ेंगे वो? कितना बढ़ेंगे? देखिए, वोट बहुत ज़्यादा मायने इसलिए देखते हैं कि कांग्रेस की बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है दिल्ली में। मतलब कांग्रेस खाता खोलने को तरस रही है। ये वो कांग्रेस है जिसने 98 में चुनाव जीतने के बाद लगातार 3 बार फुल मेजोरिटी के साथ सरकार अपनी बनाई। उसके बाद से वो 2013 में उनकी शायद 6-8 सीटें जीते थे कांग्रेस, और उसके बाद से वो ज़ीरो पर है। 3 चुनाव, पिछले 2 चुनाव में लगातार 2015 में ज़ीरो, 2020 में ज़ीरो। वोट भी उसका जब पिछली बार 2015 के मुकाबले 2020 में 15% वोट कांग्रेस का कम हुआ था। अब उनके पास सिर्फ जो है 4% वोट पिछली बार मिला है। अगर बढ़ेगा भी तो 2-4% वोट बढ़ेगा, 2-4% बढ़ेगा, एक आध सीट मिलेगी। उसके लिए आप जो है आगे के गठबंधन के रास्ते बंद कर दो और सब कुछ। तो मुझे कोई अक्लमंदी उसमें लगती नहीं है। कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं कि जहां वो आके आम आदमी पार्टी को के मुकाबले खड़ी हो गई कि साहब हम सत्ता में इसे हटा के अपने आप को लाएंगे। वोटर बहुत समझदार है, कोई भी वोटर अपना वोट नहीं खराब करना चाहता। तो तब तक कांग्रेस को वोट नहीं देगा दिल्ली में जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि साहब कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। दिल्ली में सत्ता की लड़ाई अगर आम आदमी पार्टी से कोई पार्टी लड़ रही तो वो बीजेपी लड़ रही है। पिछली बार उसे 8 सीटें मिली थी, उससे पहले उसे 3 सीटें मिली थी, और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने अकेले कांग्रेस का वोट नहीं खाया है। अगर अकेले कांग्रेस का वोट खाती तो वो 40-50 सीटों के बीच में रहती। वो 60+ पर पहुंची है तो उसने बीजेपी का भी वोट खाया है। अगर हम देखें तो बीजेपी को पिछली बार 38% के आसपास वोट मिला था, और उससे पहले उन्हें और कम वोट मिला था, 33-32% मिला था। बीजेपी का वोट पिछले चुनाव में थोड़ा सा बढ़ा है, और इस बार जो सर्वे आ रहे हैं उसके अंदर बीजेपी की हालत की पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है। तो ऐसी पोजीशन में जहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सत्ता की सीधी लड़ाई हो रही है तो कांग्रेस तो हाशिए पर है। तो कांग्रेस का जो वोटर है तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार अगर यहाँ से जाए तो बीजेपी क्या जाए, क्योंकि बीजेपी तो वैसे डबल इंजन की सरकार कह के कई राज्यों में सरकार बना चुकी है। उसका उस बात में उसका मुकाबला, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को हटा के बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस के लिए तो और ज़्यादा दुश्वारियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो मेरे समझ में तो ये था कि अगर कांग्रेस प्रैक्टिकल राजनीति करती तो कांग्रेस को हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए था। 8 से 10 सीटें अगर कांग्रेस एडजस्ट कर लेती तो आज हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता, और उसके बदले में दिल्ली में चाहे अरविंद केजरीवाल से कहकर वो 10-15 सीट पर कांग्रेस अगर लड़ती तो उसमें 4-5 सीटों को जीत सकती थी। अगर खाता खुल जाता, मजबूत रिवाइवल शुरू हो जाता। तो कांग्रेस को गठबंधन पर नए सिरे से विचार करना होगा और एक परमानेंट गठबंधन का खाका तैयार करके आगे ये राजनीति करनी होगी, वरना वो कहीं इसी तरह से वो हमेशा हाशिए पर रहेगी। उत्तर प्रदेश नज़दीक है और वेस्ट यूपी की एक मशहूर कहावत है कि रायता खिंड गया, खिंडा दिया रायता, तुमको खाने नहीं दूंगा। इसको कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, रायता खिंड गया। तो इसका मतलब तो ये है कि रायता खिंडाने की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। स्टेट पॉलिटिक्स में बिल्कुल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। और इसके बाद तो सभी राज्यों में जो चुनाव होंगे वो तो कांग्रेस को तो अभी इसका अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ फेस करेगी। भाई 26 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें फ्रीज हैं। गुजरात में डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। अब किस राज्य में, मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब जो अभी एग्जिस्टिंग सीटें हैं लोकसभा में और विधानसभाओं में, 2026 के बाद वो सारी सीटें लगभग 1.5 गुना हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 500 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में हो जाएंगी। अब किस सीट की क्या डेमोग्राफी होगी, कौन सी सीट का कौन सा हिस्सा कट के किस सीट में जाके मिलेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। उसकी कोई तैयारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अभी हमें नहीं दिखती है कि डिलिमिटेशन पे कोई उनका कोई भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 27 के चुनाव में जो अभी तो क्लियर है कि 26 तक फ्रीज है, 26 के बाद जो भी चुनाव होगा तो बढ़ेगा। तो या तो ये 26 का जो फ्रीज है इसे 5 साल के लिए और बढ़ाएंगे मोदी जी, और 27 का चुनाव होगा। तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और मेरे ख्याल में 2.25% वोट मिला था।
क्या कारण है कि अखिलेश यादव या ममता बनर्जी जो हैं वो इंडिया गठबंधन में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए दिल्ली में, और कांग्रेस को उन्होंने एक प्रकार से एक मैसेज दे दिया? देखिए, आपने अभी वेस्टर्न यूपी की बात की, और मेरे ख्याल में भारत में सब जगह एक तरीका होता है कि लीडर कौन होता है, जो अपने घर लोगों को बुलाता है, लीड करता है, वो तो लीडर होता है। इंडिया गठबंधन को अगर कांग्रेस लीड कर रही है तो कांग्रेस को न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि हर विधानसभा चुनाव में उसे लीड करते हुए दिखना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई है। ये खतरनाक है भविष्य में। लोकसभा चुनाव के वक्त भी ये बात कही गई थी कि साहब इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन है नहीं, ये इंडिया गठबंधन नहीं है। क्योंकि बिहार में इसका नाम महागठबंधन है, बिहार और झारखंड में महागठबंधन है। महाराष्ट्र में आप चले जाइए तो वहाँ उसका होता है क्या बोलते हैं, महाविकास अघाड़ी नाम उसका हो जाता है। केरल में कांग्रेस का गठबंधन है, वो उसका नाम कुछ और है, यूडीएफ शायद है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। वहाँ एलडीएफ है जो लेफ्ट पार्टी करती हैं, और कांग्रेस वाला यूडीएफ कहलाता है। और अगर हम बंगाल में गठबंधन अभी कांग्रेस कन्फ्यूजन है कि वो लेफ्ट के साथ जाए कि ममता के साथ जाए, तो कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है। वो वैचारिक द्वंद्व खुद कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस को क्लियर कट एक स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जहाँ कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है और रिवाइवल की कोशिश कर रही है, तो वहाँ कांग्रेस को एक परमानेंट एलाइज बनाना चाहिए अपना, और ये मान के चलो कि कांग्रेस का इंटरेस्ट जो है वो लोकसभा चुनाव में है, केंद्र की सत्ता पर है, तो राज्य में वो खुद सत्ता पाने का सपना छोड़ दे, अपने सहयोगी दल से कहे कि भाई आप राज्य संभालिए और केंद्र में आप हमें मदद कीजिए। उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए तो कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कांग्रेस में 1996 से लेकर अब तक 30 साल लगभग हो जाएंगे, कांग्रेस में कन्फ्यूज़न है कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए कि बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहिए। अब वो नया है चंद्रशेखर, तो ये कन्फ्यूज़न ही दूर नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सारे गठबंधन के रास्ते करके देख चुकी है। आरएलडी से भी गठबंधन किया लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा में बीएसपी के साथ भी किया, समाजवादी पार्टी के साथ भी किया, हर गठबंधन फेल रहा। छोटे दलों से गठबंधन करते समय कांग्रेस का छोटा दिल हो जाता है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती लोकसभा की समाजवादी पार्टी ने, 6 इन्होंने जीती 43। बहुत बुरी इससे स्थिति पहले थी, और ऐसी परिस्थिति में इनके सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं, एक प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव को कि ये वोट तो राहुल गांधी का वोट है, उनका वोट नहीं है, और वो अलग लड़के देख लें, तंज कर रहे हैं कि उनमें दम है तो अलग लड़के देख लें। तो 27 में ये स्थिति और ख़राब हो जाएगी। ये करते क्या हैं? नहीं, अंदर खाने की खबर तो ये भी आ रही है कि साहब अखिलेश यादव खुद कांग्रेस के साथ 2027 में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इमरान मसूद अगर ये बात कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो वोट मिला है ये राहुल गांधी का वोट है, तो इसमें मुझे लगता है कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास फीडबैक था कि अगर हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया तो शायद समाजवादी पार्टी का खाता भी न खुले, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक अलग तरह का चुनाव था, और हमने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई बड़े नेताओं के साथ बैठे, बातचीत हुई, चर्चा हुई, और हमने उनको ये बात बताई थी कि ये कांग्रेस का सत्ता में वापसी करने के लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। उसके बाद कब मिलेगा कह नहीं सकते, लेकिन ये सुनहरा मौका है, और कांग्रेस को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिर्फ 125 लोकसभा सीटें जीतनी है। मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 चाहिए, 250 चाहिए कम से कम। कांग्रेस को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए 125 सीटें चाहिए। 125 अगर कांग्रेस जीत लेती है कुछ भी करके तो, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है कि वो जो रणनीतिकार हैं वो बैठ के, या तो वो है कि भाई गैर पॉलिटिकल लोग हैं, वो सर्वे वर्वे करते हैं अपना, और इंटरनेट पर छांट के उन्होंने बताया सब ये होगा, इसमें उस पर राहुल गांधी अमल करते हैं। जो फील्ड में लोग घूम रहे हैं उनका जो रियल फीडबैक आना चाहिए वो नहीं आता है। अभी अगर आप देखें भाई 99 सीट कांग्रेस जीती, अगर 20-25 सीट और जीत लेती तो 20-25 सीट कांग्रेस बीजेपी की कम हो जाती। जिन राज्यों में बीजेपी के साथ कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है वहाँ कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। कर्नाटक में अगर आप देखें, कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी 2023 में ही, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने, सिद्धारमैया ने तभी कहा था कि इस बार हमारा टारगेट 28 में से 20 सीटें जीतने का है, सिर्फ 9 सीटें जीते, चौंका दिया। हाँ, तो वहाँ कम से कम हमारे हिसाब से 15-16 सीटें
कांग्रेस को जीतनी चाहिए थी, तो 5-6 सीटें वहाँ कम हो गई। तेलंगाना में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे धमाकेदार तरीके से सत्ता में वापसी की थी, वहाँ भी उसके कम सीटें जीती, 8 सीटें जीती, वहाँ पर बीजेपी उसके बराबर में आके खड़ी हो गई। दिल्ली, वहाँ कम से कम 12। दिल्ली चुनाव पे आते हैं। एक्चुअली दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, क्या पहले तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इम्प्रूव करेगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी इम्प्रूव करेगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जो पिछली बार उसकी 8 सीटें आई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, दोगुनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। 16 हो जाएंगी। और एक और इस चुनाव में, चूँकि आप यूसुफ अंसारी साहब इस बात को ज़्यादा समझते हैं, वो देश भर की मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी आपका अच्छा पिन पॉइंट रहता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 सीटें हैं, एक ओखला और एक मुस्तफ़ाबाद। और ओखला और मुस्तफ़ाबाद से 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जो CA-NRC के दौरान दिल्ली दंगों में के आरोपी बनाए गए, जेल में रहे, 5-5 साल जेल में रहे, बेल पे भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, अभी पैरोल पे बाहर है। एक ओखला के हैं सिफाउर रहमान और एक मुस्तफ़ाबाद के हैं ताहिर हुसैन। दोनों, ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा अपना दल बल हैदराबाद से ला करके यही उसको फोकस कर दिया है। क्या, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ किया है, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए? उनके बाप दादाओं ने जो पार्टी बनाई थी, क्या उस पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध के वो घर पे रख दें? हाँ, ये सही है, अधिकार तो उनको भी है लड़ने का। दूसरी बात, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 में से वो सिर्फ 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि साहब वो खेल बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हैं। वो तो अपने एक ओपिनियन उनका है, उनकी पॉलिटिकल सोच है, उस सोच को सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने, जब ये CA-NRC का आंदोलन चल रहा था, आम आदमी पार्टी का कोई नेता उस आंदोलन में, शाहीन बाग में आप भी कई बार कवर करने के लिए वहाँ पर आए। इतने दिन आंदोलन चला, 1-1.5 महीने से ज़्यादा चला, 2-3 महीना कितना चला, 15 दिसंबर से शुरू हुआ था और कोरोना में जब तक लॉकडाउन लगा है उस तक वो चलता रहा, करीब 3 महीने तो पूरे चला। तो उसमें आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा। अरविंद केजरीवाल एक बार जाके दिखाई, आप जाके वहाँ बता सकते थे भाई आप आंदोलन गलत कर रहे हो, मत करोगे आंदोलन, हम आपके साथ, आपके पास हम पहुँचाएंगे। आपने उसे ज़रूरी नहीं समझा। इसी तरह जब दिल्ली दंगे हुए तो जो पीड़ित थे उनके यहाँ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लोग नहीं पहुँचे। तो इसको लेकर के दिल्ली में मुस्लिम कम्युनिटी में आम आदमी पार्टी के प्रति गुस्सा है। तीसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, 2020 के जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड के जो मस्जिदें हैं जुड़ी हुई, उनके इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया था। बाकायदा सबको बुलाया गया था, बड़ा जोर शोर से वादा किया था। बाद में वो तनख्वाह भी नहीं बढ़ा पाए और 1 साल तक इमामों को तनख्वाहें नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल के यहाँ लोग मिलने जाते थे, उससे कोई मिलने को तैयार नहीं होता था और उन्हें हालत ये हो गई थी कि साहब पर्ची भेजने के बाद कोई मिलता ही नहीं था आके, कि भाई झूठी तसल्ली आप दे दो। इमामों को तनख्वाह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये एक अलग डिबेटेबल पॉइंट है, वो वक्त वोट देता है। लेकिन इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ग्रंथियों को, पुजारियों को तनख्वाह देने का वादा कर रहे हैं। इमामों की तनख्वाह का उसके अंदर जिक्र नहीं है। जिस पोस्टर पे लिखा है था इमामों को, हम ग्रंथियों को, पुजारियों को तनख्वाह देंगे, वहाँ इमामों का नाम भी हो सकता था, वो नहीं लिखा उन्होंने। तो एक तरह से उन्हें ये लगा कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलना है, बाय डिफ़ॉल्ट मिलना है। ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो ये मान के चलती हैं कि साहब मुस्लिम वोट तो हमारा है ही, वो कहाँ जाएगा, बीजेपी को तो देगा नहीं, अपोजिशन मान लेता है बिना कुछ किए। तो असदुद्दीन ओवैसी इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट उसको मिलना चाहिए जो उसके इशू की बात करे, उसका इशू उठाए। तो अगर अब मुस्तफ़ाबाद और ओखला, ये 2 सीटें पे उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, दोनों जेल में हैं, पैरोल पे आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, दोनों पर आरोप हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं। कैसा चुनाव है उनका? उनका चुनाव मेरे हिसाब से, जो मुझे जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार फीडबैक मिल रहा है दोनों जगह से, दोनों में से एक सीट या दोनों की दोनों सीटें वो जीत सकते हैं। क्या कह रहे हैं? फाइट में, मजबूत फाइट में है। उसकी वजह क्या है? देखिए, पूरी ताकत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने झोंक दी है। दिल्ली में भले उनका संगठन नहीं हो, लेकिन इन इलाकों में उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं और लोगों को ये भी पता है, आप उन्हें कुछ भी कह लीजिए, राजनीति में तो कोई किसको कुछ भी कह देता है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि भाई ताहिर हुसैन को, इसी बात पर बहुत इतराज़ रहा कि भाई बीजेपी ने ये कोशिश की
इसको मुद्दा बनाने की कि भाई एक दंगों के आरोपी को दे दिया गया है ना। तो दंगों के आरोपी तो और बहुत सारे लोग जेल में जीतते हैं। अभी जो लोकसभा में जीत कर आए हैं उसमें ADR का मैं डेटा देख रहा था, उसमें पता चला सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल है वो बीजेपी के ही लोग हैं, सांसद बन गए हैं। जिस पर बलात्कार के भी केस हैं, वो अलग अलग तरह के उसमें केसेस हैं, हर उसमें लोकसभा में होते हैं। तो इन पर भी इसी तरह के केसेस हैं। और इनका तो दोनों पर जो है, शिवाउर रहमान पर तो सिर्फ पॉलिटिकल केसेस तो है ना, और कोई पर्सनल तो जुर्म इन्होंने ऐसा किया नहीं है। कोई चोरी डकैती, लूट मार, बलात्कार, हत्या के तो केस है नहीं। ये बात भी नुकसान पहुंचाएगी अरविंद केजरीवाल को कि ऐसे समय पर जब वो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन, और उन्होंने छोड़ दिया उसका साथ, तब तक तो हाँ, तब आरोपी उन्होंने निकाल दिया था पार्टी से निकाल दिया था। तो बिल्कुल पहुंचाएगी, लेकिन इन्हीं दोनों सीटों पर पहुंचाएगी। इन्हीं दो सीटों। कुछ लोग ये मान रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि भाई इन 2 सीटों पर जो प्रचार है, और चूँकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो इन 2 सीटों पर जो प्रचार है उसका असर वो दूसरी विधानसभा सीटों पर पड़ेगा, और वहाँ ध्रुवीकरण हो सकता है। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है उतना। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो मैंने तो पहले कहा कि भाई 8 सीटें पिछली बार जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार 16 जीत जाएगी, उससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा। अगर अब कोई ये सोच रहा है साहब अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को धराशायी करके बीजेपी 50 सीटें लेकर सत्ता में आ जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी खामख्याली है। पूर्वांचल के 16% वोटर हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस है, आम आदमी पार्टी का भी फोकस है। फ्री बीज की बातें कही जाती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो इनका बंद कर देंगे, ये जैसे ही सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी तो ये हमारा बंद कर देगी और हम इनको देते रहेंगे। अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे। कितना असर है इसका? देखिए, फ्री बीज कोई मुद्दा नहीं। पहली बात तो ये है कि फ्री बीज कहना जो है, ये इस देश की जनता, इस देश के वोटर्स का अपमान है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, सब आदमी टैक्स देता है। जो आदमी दिन भर मजदूरी करके रिक्शा चलाता है ना, वो भी जब कोई सामान खरीदने जाता तो GST के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स वो भी दे रहा है। कोई आदमी अपना आपको टैक्स पेयर कह रहा है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, मेरे टैक्स दे रहा हूँ, सब टैक्स दे रहे हैं इस देश में। तो उस टैक्स के बदले में सरकार आम आदमी को क्या सुविधा दे रही है? पूरी दुनिया में लोगों को बुनियादी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलती हैं। आप हमारे यहाँ हैं। भारत दुनिया का मेरे ख्याल में अकेला देश है जहाँ सरकारी स्कूल में कोई बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करता है। सरकार की जिम्मेदारी है ना, बच्चे तो सबके हैं। यहाँ कोरोना का जब टीका आया उसको भी बेचने की कोशिश की गई। वो तो जब हल्ला मचा, शोर मचा, तब वो फ्री टीका दिया गया। इससे पहले जितने भी टीके आए हैं वो सब फ्री दिए गए, पूरी दुनिया में फ्री दिए जाते हैं। तो ये कहना फ्री बीज, और अगर बीजेपी को लगता है कि साहब फ्री बीज खत्म चीज़ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करें, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ऐलान करें, ये जो उनका दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा है वो ऐलान करें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सारी फ्री बीज सेवा जो है बंद कर देंगे, बिजली में सब्सिडी बंद करेंगे। राशन का बहुत प्रचार होता है। हाँ, वो बंद कर देंगे हम। कहें। या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि साहब फ्री में नहीं देना चाहिए, पैसा दे के लेना चाहिए, तो कम से कम वो अपनी जो सेवाएं ले रहे हैं वो पैसा दें। अगर मान लीजिए कोई बीजेपी समर्थक महिला है, बीजेपी कार्यकर्ता है, वो दिल्ली की बस में सफ़र करती है, उसे लगता है कि भाई फ्री में टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो टिकट का पैसा दे दे। वो उसे किसी ने रोका पैसा देना? आपको सुनने से ऐसा लगता है कि तमाम तरह के परिवर्तन की संभावनाओं के बावजूद आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में वापसी कर सकती है। वापसी करेगी, कर सकती है, नहीं करेगी। क्योंकि अगर बीजेपी फ्री बीज का मुद्दा उठाती है और ये नहीं कहती अब हम फ्री बंद कर देंगे, तो किस बात का मुद्दा उनका है? एक और टीवी चैनल में बहस में मैंने ये बात कही थी। उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में थे। उन्होंने कहा कि साहब जो चल रही हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर किस बात का मुद्दा हो गया फ्री बीज का? बीजेपी कहे कि भाई सरकारी अस्पताल में जो फ्री इलाज होता है वो हम नहीं देंगे। हर आदमी पैसा कमा रहा तो पैसा खर्च करके अपना इलाज कराए, पैसा खर्च करके CT स्कैन कराए, MRI कराए और सारी जांच कराए, दवाई भी पैसे की ले। क्यों फ्री में ले रहे हो आप? करे बीजेपी ऐलान। अभी कह रहे हैं हम आयुष्मान 10 लाख का दे देंगे। वो 10 लाख का कह रहा, तो अरविंद केजरीवाल तो कह ही रहा कि हमने तो फ्री कर दिया सारा इलाज। अब 25 का वो सबको दे दिया हमने फ्री। आयुष्मान कार्ड में तो फिर भी पाबंदियां हैं कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, आपके पास बाइक है, मोटर गाड़ी है, यानी BPL के लिए वो है। तो दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई, उसके पीछे जो अरविंद केजरीवाल तर्क देते हैं वो यही तो तर्क देते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ फ्री कर रखा। कोई भी आदमी हो, आपके पास गाड़ी है नहीं है, आपको लगता है मुझे फ्री इलाज मिलना चाहिए, आपके पास ऐसा तो नहीं। एक आदमी मान लीजिए लाख रुपए सैलरी कमा रहा, हो सकता है उसके पास उसका
हेल्थ बीमा नहीं हो, उसे ज़रूरत पड़ सकती है, उसको पैसा नहीं हो तो कहाँ जाएगा वो? आयुष्मान भारत कार्ड उसका होगा नहीं। दिल्ली सरकार कहती है हम फ्री देंगे आपको। यूपी के लोगों में एक बात की खास चर्चा है, वो बहुत मज़ेदार बात है एक्चुअली, कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, भ्रमित करने की पॉलिटिक्स जो है या प्रचार की जो पॉलिटिक्स है, उसका एकमात्र जवाब केजरीवाल ने। ये बात तो सही है। केजरीवाल ने इनके इस पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को चैलेंज किया है और बहुत अच्छे से चैलेंज किया है और उसकी राजनीति ने प्रभावित किया है। यही वजह है कि 10 साल में उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 2 राज्यों में सत्ता में उनकी पार्टी है और अच्छी मेजोरिटी के साथ सत्ता में है। तो ये तो एक बड़ी बात मैं मानता हूँ कि बड़ी बात है। गुजरात में भी उनका वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा था 2022 के चुनाव में और इससे केजरीवाल की जो गुडविल है वो दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल के मतलब धीरे धीरे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उसे उभार रही है। केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनको ये खासियत उभार रही है, ऐसा यूसुफ अंसारी कह रहे हैं, जो देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार करते हैं। इनसे बातचीत में हमने कई ऐसे मुद्दों पर बातचीत की है जिसका जवाब आप जरूर जानना चाहते थे। और एक सुलझावा व्यक्ति तो जब सुलझी हुई बात करता है तो यकीनन वो बात जो है वो आम लोगों के दिल तक पहुँचती है। नमस्कार, आपका धन्यवाद।